हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन में हम काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं भाई हमारे टॉपिक के। सबसे पहले ये हमारी 12th क्लास की क्लास है और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। मेरा नाम संजय कुमार, आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं जी, यहाँ पे हमारी 6 वीडियोज पहले आपको मिल चुकी होंगी, और लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने बात की थी RLVP की, है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही होती है ना। लेकिन अब हम पहले जानेंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है ना। किन किन प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे वो सब जानेंगे। तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मेनली हमारे सिलेबस में 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आइए भाई उनका शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है ना। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, है ना, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ना उसके नेचर पे डिपेंड करती कि उसका नेचर कैसा है ना। इन्हीं को हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, इन्हीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर भी क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर भी जैसे इंडिया एक डेमोक्रेट कंट्री है, तो यहां पे जो सरकार चुनने का हक मिलता है वो आपका लोगों का होता है, यानी कि नंबर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सेम आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी वही होती है। तो ये हमारे पास बेसिकली 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है भाई। कौन कौन सी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? सबसे पहला नाम होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। सेकंड जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तीसरी जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फोर्थ जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट है, और यहां पे हम ओस्मोसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब ठीक है जी, ये बात समझ में आती कि ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे वो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब कोई भी प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, उसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वहां पे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होना चाहिए, है ना। वहां पे क्या होना चाहिए आपका, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होना चाहिए। ये एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप जो यहां पे सोल्यूट लोगे ना वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं राउट्स लॉ की, तो वहां पे क्या था, लिक्विड इन लिक्विड, कि सोल्यूट भी लिक्विड था, सॉल्यूशन भी लिक्विड था। वहां पे जो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को नहीं बोला हमने कि वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन जब हमने उसका सेकंड केस पढ़ा, जब हमने लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर कोई सॉलिड सोल्यूट डाल दिया, है ना, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो वहां पे हमको देखने को मिला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर जितना प्योर सॉल्वेंट का था ना, जैसे ही आपने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। वो आपकी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बनी, वो सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती थी। ठीक है, तो ये क्या भाई आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है, यहां पे सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड, है ना, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड, कि जो आपका सॉल्यूशन वो डाइल्यूटेड होना चाहिए। तो ये 2 बातें हैं भाई।
है ना, ये दो कंडीशन होनी चाहिए, है ना। जब भी कोई आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उसके लिए ये दो कंडीशन जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है। इनके बारे में आपको जरूर डिस्कशन, इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिन्हें, जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, 4 होती है रिलेटिव लवरिंग। कंडीशन क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, ये होती है। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल, है ना, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि क्यों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है आपका किसके ऊपर, सोल्यूट के नंबर के ऊपर। देखिएगा ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे यहां पे। मान लीजिए, है ना, मान लीजिए यहां पे अगर आपसे बात की जाए, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, है ना। मेरे पास ये भाई कोई, अब मेरे पास यहां पे है कोई भी, है ना, 1 मोलल, है ना, 1 मोलल कोई भी सोलवेंट है मेरे पास, 1 मोलल सॉल्यूशन बोलिए बेसिकली, 1 मोलल सॉल्यूशन है किसी का भी। सेम यहां पे भी मेरा 1 मोलल सॉल्यूशन है, सेम यहां पे भी मेरा 1 मोलल सॉल्यूशन है, ठीक है भाई, ये बात है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया, इसके अंदर मैंने डाला 40 ग्राम NaOH, NaOH तो रहने दो यार, है ना, 60 ग्राम यूरिया डालो, क्योंकि आपको नॉन वोलेटाइल तो लेना ही लेना है, साथ में आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो मान लीजिए कि आपने यहां पे आपका, यहां पे चलो इसको 30 ग्राम आपने क्या ले लिया, यहां पे इसके अंदर आपने 30 ग्राम यूरिया डाला। और जब मैंने आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पढ़ाए थे तो वहां पे बताया था कि यूरिया हमारा एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। सेम यहां पे अब आपने क्या किया, 90 ग्राम ग्लूकोज डाल दी इसके अंदर, 90 ग्राम क्या डाली, C6H12O6 ग्लूकोज डाली। अब बताइए भाई, इसके लिए मान लिया कि इसके अंदर जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा, RLVP जो आएगा, उसकी वैल्यू A है, उसकी वैल्यू A है, और इसके लिए जो आपका RLVP आएगा उसके लिए इसकी वैल्यू B है। तो बताइए व्हाट इज द रिलेशन, तो बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में क्या रिलेशन। तो देखो हमें क्या पता करना है, हम क्या देख लेते हैं भाई, यहां पे मोल फ्रैक्शन देख लें बेसिकली। देखो 1 मोलल सॉल्यूशन है, इसका मतलब यहां पे, है ना, इसका मतलब यहां पे सोलवेंट तो सेम हो गया, है ना, सोलवेंट तो यहां पे सेम होगा। अगर इसकी बात करोगे, इस यूरिया के कितने मोल आ जाएंगे, 30 को डिवाइड करोगे 60 से 1/2 एंड 90 को डिवाइड करोगे तो ये भी कितना आएगा, 0.5। तो ये मोल आ गए भाई, किसके मोल आ गए, है ना, ये किसके मोल आ गए यहां पे आपको जो बोला गया था, यहां पे जो 1 मोलल सॉल्यूशन था अब आपका, यानी कि मोलैलिटी आपको यहां पे गिवन थी, क्या गिवन थी यहां पे आपको, मोलैलिटी यहां पे गिवन थी। सेम यहां पे भी आपको यहां पे 1 मोलल सॉल्यूशन था। देखिए अब 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसको आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि इसकी जो आपकी यहां पे इससे किसका आइडिया लग जाएगा, वेट ऑफ सोलवेंट, क्या पता लगेगा हमें, वेट ऑफ सोलवेंट कितना है, यहां पे भी 1000 है एंड यहां पे भी आपका 1000 है। अगर ये दोनों आपका सोलवेंट है ना, इसको आपको सोलवेंट मान लेना था। तो अब देखो ये बात है, अब जब देखोगे आप यहां पे इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहे हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स के सेम आ रहे हैं। अगर आप यहां से मोलैलिटी निकालेंगे इन दोनों की, ठीक है, इसको चाहे आप ना थोड़ा सा इसको आप डायरेक्ट क्या मान लो, इसको डायरेक्ट आप क्या मान लीजिए ना, डायरेक्ट आप क्या मान लो, इसको ऐसे मान सकते हैं यहां पे। देखो अब अगर मैं बात करूं, मोल फ्रैक्शन हमारा निकालना मेन टास्क रहेगा, मोल फ्रैक्शन। तो देखो इसका मोल बाई में इससे मोल निकालेंगे, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। यहां से जो मोल फ्रैक्शन आएगा इसका, फॉर एग्जांपल इसका मोल फ्रैक्शन x आया है ना, XA बोल देता हूं, और इसका जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो भी XB आएगा। दोनों मोल फ्रैक्शन सेम आएंगे, चाहे आप निकाल के देख लीजिएगा। अरे देखो यार, ये दोनों मोल सेम आ रहे हैं और ये नीचे वाला सोलवेंट भी सब कुछ सेम है, इसका मतलब इन दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम आएंगे। अगर मोल फ्रैक्शन सेम आएंगे तो ये दोनों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेसिकली, है ना, RLVP क्या होती है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये A इज इक्वल टू क्या आएगा, B। यानी कि यहां पे अगर आपका नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल सेम हो जाते हैं तो इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी सेम हो जाएगी।
ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा आइडिया आप सभी को देना था। आइए पीपीटी की हेल्प से समझते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है और कैसे हम, तो देखिए, डू यू नो द मीनिंग ऑफ कोलिगेटिव? कोलिगेटिव का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये बात, तो ये जो है ना कोलिगेटिव वर्ड, जो वो लैटिन वर्ड है एक, जो कि बना हुआ को का मतलब होता है साथी, है ना, जैसे भाई को मेंबर हो गया हमारे, है ना, को का इस तरीके से ना, तो को का मतलब होता है टुगेदर, एंड आपका लिगारे, लिगारे है ना, लिगारे का मतलब होता है बाइंड, ठीक है, तो टुगेदर बाइंड, टुगेदर बाइंड इसका मतलब बनता है। तो देखिए यहां से इसका, अब लेट अस रिकॉल सम सब्जेक्ट वी हैव लर्नड फ्रॉम सम टाइम एंड डिस्कस द फ्लोइंग। वी हैव एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट which is undergoing vaporization, the vapor pressure of it decrease। जब भी मैंने आपको सेकंड केस पढ़ाया था, एक तो राउट्स लॉ था, एक मैंने आपको सेकंड केस पढ़ाया था, वहां पे बोला था जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। देयर आर मैनी अदर प्रॉपर्टीज that get affected by the addition of non volatile solute of them। और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं, जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो वो आपका चेंज हो जाएंगी। लेट अस मेक श्योर हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट और रिमेन अनचेंज्ड व्हेन एडेड टू सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अब जो मैं आपको बता रहा था ना कि देखिए इस बार अगर बात करें तो जो मैं आपको बता रहा था यहां पे कि हम बात करेंगे किसकी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि जो आयंस में ब्रेक ना हो, है ना, या तो डिसोसिएशन ना हो इसका या एसोसिएशन ना हो। डिसोसिएशन किसका होता है? फॉर एग्जांपल NaCl ले लीजिए, NaCl आपका डिसोसिएट हो जाता है किसमें, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। इस फिनोमिना को डिसोसिएशन कहा जाता है, इस फिनोमिना को डिसोसिएशन कहा जाता है। एसोसिएशन भी होता है भाई हमारा। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड के अगर आप 2 मोल लोगे तो वो डाइमराइज कर जाते हैं, वो क्या कर जाएंगे, डाइमराइजेशन फिनोमिना यहां पे हो जाता है। क्या फिनोमिना होता है यहां पे, डाइमराइजेशन। तो ये जो फिनोमिना हुआ इसको एसोसिएशन बोला जाता है और ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेंगे। तो एक बार तो आज हम पहले यही डिस्कस करेंगे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो भाई देखो ये तो आपको साफ साफ दिख जाएंगे कि जो भी सोल्ट रहे हो, NaCl रहा हो, Al2SO4, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, AgCl, ये सारे आपका इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। पानी में आप जैसे ही डालोगे इनको, ये आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल जैसे यूरिया, ग्लूकोज, इस टाइप से, ये आपका पानी में जाने पे आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पे अब कुछ एग्जांपल्स आएंगे, उनको फटाफट से देख लेते हैं। तो ये फिनोमिना मैंने आपको थोड़ा सा समझाया। तो यहां पे बोला गया है टू मेक श्योर दैट हाउ मेनी ऑफ, कौन से ऐसे हैं जो ना तो डिसोसिएट होंगे, है ना, ना तो डिसोसिएट होंगे, ना ही एसोसिएट होंगे, और रिमेन्स अनचेंज्ड, वैसे के वैसे रहेंगे जब आप उन्हें किसी सोलवेंट के अंदर डालोगे, स्पेशली वाटर के अंदर डालोगे। तो देखिए यहां पे यूरिया, यूरिया, सुक्रोज, पोटेशियम नाइट्रेट, एक बार सारे लिख लेते हैं, शुगर, कॉमन सोल्ट, मोर सोल्ट, ग्लूकोज, अमोनियम क्लोराइड एंड माइक्रोस्मिक सोल्ट। देखो ये क्या क्या है भाई, यूरिया मैंने आपको अभी अभी बताया, ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, ये आपका ब्रेक नहीं होगा, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। सुक्रोज भी आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये भी आयंस में ब्रेक नहीं होगा। पोटेशियम नाइट्रेट आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या, इसका डिसोसिएशन होता है। किसमें डिसोसिएशन, देखो भाई पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है KNO3। आप जब इसको डिसोसिएट करोगे तो ये आपका K पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है, तो इसका क्या होगा, यहां पे डिसोसिएशन होगा। शुगर भी हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा, इसका डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ नहीं होता है, ठीक है भाई। सॉरी थोड़ा सा ये गिर गया। उसके बाद देखो यहां पे अगर आप कॉमन सोल्ट की बात करोगे, यानी कि NaCl की अगर आप बात करोगे, तो ये भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसका भी डिसोसिएशन होता है। ये किसमें, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। मोहर सोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये एक डबल सोल्ट होता है मोहर सोल्ट, तो ये भी आपका क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये भी आपका डिसोसिएट हो जाता है,
ये भी आपका डिसोसिएट होता है, मोहर सोल्ट है ना, तो ये भी आपका डिसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद भाई ग्लूकोज है ना, देखो ग्लूकोज भी आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड भी आपका इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा इस तरीके से। माइक्रोसोल्ट है तो ये भी आपका इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा। यानी कि भाई जो भी आपका एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाए हैं वो इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे, है ना, और जो ना हो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। तो पहले हम ये देखो जो भी इलेक्ट्रोलाइट आएंगे इनके लिए हम एक वैन टू फैक्टर करके टॉपिक पढ़ा जाता है। अब नॉर्मल मास करके आगे पढ़ेंगे, वो टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, है ना, तो और सिलेबस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, तो बताएंगे अब एक एक करके। देखिए यहाँ पे जो ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, शुगर है, ये ना तो डिसोसिएट होते हैं और ना ही एसोसिएट होते हैं वाटर में। लेकिन जो आपका NaCl था वो डिसोसिएट हो जाएगा 2 पार्टिकल में, Na पॉजिटिव एंड कॉमन सोल्ट प्रोड्यूस 2 पार्टिकल बाय डिसोसिएशन, है ना। जो आपका माइक्रोकोस्मिक सोल्ट है, ये फार्मूला होता है भाई माइक्रोकोस्मिक सोल्ट का, है ना। तो देखो सोडियम, उसके बाद अमोनियम, है ना, तो ये आपका बने गया यहाँ पे फॉस्फेट, ठीक है, लास्ट में फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये आपका 4 पार्टिकल को प्रोड्यूस करता है। देखो जब डिसोसिएशन होता है ना वहां पे एक फार्मूला पढ़ेंगे कि जो आई होगा ना, आई, ये आई क्या होगा, वेंटो फैक्टर होगा, आगे डिस्कस करेंगे इसको। इसका फार्मूला होता है 1 प्लस में n-1 इंटू में अल्फा, ठीक है। तो ये इससे हम निकालते हैं भाई जितने भी ज्यादा आयंस में टूटेगा ना उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी, है ना। ये सोल्ट जितने ज्यादा आयंस में टूटेगा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी, ये पढ़ेंगे आगे जाके। उसके बाद भाई अगर यहाँ पे बात करें, देखिए अमोनियम क्लोराइड ये है हमारा, अच्छा अमोनियम था वहां पे, मैं एल्यूमिनियम पढ़ गया था, सॉरी भाई, वहां पे मैंने एल्यूमिनियम पढ़ा, अमोनियम क्लोराइड। ये मोहर सोल्ट का फार्मूला देखिए, तो देखो ये मोहर सोल्ट है भाई आपका। तो मोहर सोल्ट को अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखो सल्फेट भी है, आयरन भी है, अमोनियम आयन भी है, तो ये देखो इतनों में डिसोसिएट हो जाता है। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड आफ्टर द डिसोसिएशन इज 11 पर मॉलिक्यूल। अगर आप एक मोहर सोल्ट को उसका डिसोसिएशन जब होगा तो आपको 11 यहाँ पे मॉलिक्यूल मिलने वाले, 11 आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल मिलने वाले। आई बात समझ में? इसी प्रकार पोटेशियम नाइट्रेट मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे आफ्टर डिसोसिएशन 2 में डिसोसिएट होगा। तो दीज सब्सटेंस आर नॉन वोलेटाइल। देखो यहाँ पे 2 चीजों का डिस्कशन किया जाता है, एक वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, वो बिल्कुल अलग कहानी है। वोलेटाइल जिसके वेपर बन जाए, नॉन वोलेटाइल जिसके वेपर ना बने। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ना जिसका एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो, एंड आपका जो इलेक्ट्रोलाइट उसका डिसोसिएशन हो सकता है। दीज सब्सटेंस आर नॉन वोलेटाइल। ये जितने भी सब्सटेंस लिखे थे यहाँ पे सारे नॉन वोलेटाइल है। दे डू नॉट वेपराइज इन द सॉल्यूशन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। द सब्सटेंस अफेक्ट मैनी फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, है ना। तो इसी को हम क्या कहेंगे भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल। देखो द प्रॉपर्टी दैट आर इफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ऐसी प्रॉपर्टी जो इफेक्ट होती है सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल से, उनको उसके नेचर से कोई लेना देना नहीं होता। इस पॉइंट को फोकस कीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, उन्हीं को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है भाई, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था जो Pa होगा माइनस में Pa नोट, है ना, ये प्योर का, और ये किसका था, सॉल्यूशन का। स्पेशली ये सॉल्वेंट का ही था क्योंकि जो सॉल्यूट डाला वो तो नॉन वोलेटाइल है। और इसको डिवाइड कर दिया था किससे, इसको डिवाइड किया था P0A से, तो ये आ गया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किसके इक्वल आ गया था, XB के। XB बोले तो मोल फ्रैक्शन, XB बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी को आप लिख सकते थे ऐसा कि NB, और यहां पे लिख सकते थे Na प्लस में NB। अब मैंने आपको
पढ़ाया है यहाँ पे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूशन आपका डाइल्यूटेड होता है। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा रहे होंगे एज कंपेयर टू सोल्यूट। अगर ऐसा रहा होगा तो इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको निग्लेक्ट करोगे, यहां से हमारे पास क्या आ गया, NB अपॉन NA। यहां से क्या आ गया हमारे पास, NB अपॉन NA। इसको भी मैं फर्दर आपका लिख सकता हूं, जैसे कि देखिए ये आपका WB आ गया ऊपर, वेट ऑफ सोल्यूट, और फिर यहां नीचे आ गया आपका मोलार मास ऑफ सोल्यूट। नीचे और भी क्या आ गया भाई, यहां पे आपका ये आ गया वेट ऑफ सोलवेंट, और यहां पे आ गया मोलार वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अब इसको जब आपने सोल्व किया तो यहां से देखिएगा क्या आ जाएगा, ये आपका वेट ऊपर आ गया, ठीक है, यहां पे आपका मोलार मास आ गया, यहां पे ए आएगा भाई, सॉरी इसको ए कर लेना, तो ये ए आ गया, यहां पे आपका बी आ गया, और यहां पे आपका यहां पे WA आ गया। तो काफी बार जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है किसी भी कंपाउंड, किसी भी अननोन, किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलार मास कैसे निकालना है। ये पूरा आपको दे देंगे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये पूरा किसके इक्वल आता है, इसके इक्वल। वेट वो देंगे कि हमने किसी अननोन, है ना, हमने कोई अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया जिसके हमने इतने ग्राम लिए, उसको हमने इस सॉल्वेंट के अंदर डाला, उस सॉल्वेंट का वेट इतना था, फिर हमने देखा कि उस सॉल्वेंट का प्योर का वेपर प्रेशर इतना था, जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला उसका वेपर प्रेशर कम कर गया, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो ये डाटा निकल गया वहां से, ये सब दे दिया। तो यहां पे कई बार क्या किया जाता है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है वो इसलिए यूज किया जाता है कि किसी भी अननोन, ना किसी भी अननोन सोल्ट के मास को पता करने के लिए उसके मोलार मास। तो ये हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, और ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी तक मैं पढ़ा रहा हूं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए बाद में बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो इसके बारे में मैं काफी अच्छे से डिस्कशन कर चुका हूं, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नहीं। इसके ऊपर मैंने अच्छे से न्यूमेरिकल भी करवा दिए थे आपको बहुत सारे, तो इसके बारे में अभी कोई डिस्कशन करने वाले नहीं है, थोड़ी सी मैंने रिवाइज आपको करवा दी। अब सेकंड जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसका भी क्या मतलब होगा समझाता हूं। उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, ऑल दीज प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू देम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, चारों प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ना तो उनके नेचर पे डिपेंड करती और ना ही सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर प्रेजेंट उन पे डिपेंड करती। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर। चलो जी, अब देखो द प्रॉपर्टी the physical and chemical of aqueous solution of different solute depending on the chemical nature including the structure of solute but some properties। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा फास्ट चला गया, इसको बैक करना पड़ेगा, तो इसका बैक करते हैं। देखिए, बट सम प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द गिवन, है ना, बट नॉट ऑन द केमिकल नेचर ऑफ। तो केमिकल नेचर से कोई लेना देना नहीं कि उसका केमिकल नेचर कैसा है, सिर्फ उसके नंबर से, उसके नंबर पे, केमिकल नेचर से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ, यहां पे देखिए, हाँ, देखो अब ये पूरी डेफिनेशन आ गई है। द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन आ गया ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट होना चाहिए। द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उन्हें ही हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये डेफिनेशन थी हमारी। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन, हाँ देखो ये इनकी टर्मिनोलॉजी है भाई जो यूज की जाती है। जैसे इसके लिए तो हम RLVP बोलते हैं, है ना, ठीक है, इसको डेल्टा TB से डिनोट किया जाता है, एलिवेशन, इसी के ऊपर आ रहा हूं मैं बस अब, ठीक है। इसको डेल्टा TF से डिनोट किया जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है। तो ये चार है।
सबसे पहले हम बात, कोई क्वेश्चन है शायद ये रहा। अच्छा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वन फार्मूला वेट ऑफ ईच NaCl एंड ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 1000 ml ऑफ वाटर और सेपरेटली टू डिफरेंट सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड विच सॉल्यूशन एक्सपीरियंस मोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो दो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था वैसा ही है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि वन फॉर्मूला वेट, यानी कि देखिए इन्होंने कहा कि हमारे पास यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 1000 ml क्या है वाटर, ठीक है। सेम यहां पे भी क्या है 1000 क्या है हमारे पास वाटर। अब ये कह रहा कि इसके अंदर हमने डाल दिया कितना भाई, है ना, इक्वल वेट डाल दिया NaCl का, और इसके अंदर भी हमने डाल दिया ग्लूकोज का। अब ये कह रहा बताओ कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। सीधी सी बात है सॉरी। तो देखो इसके पीछे रीजन ये है कि ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जो इलेक्ट्रोल देखो अब NaCl तो डिसोसिएट हो जाएगा, NaCl तो किसमें, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। तो यहां पे देखो ग्लूकोज एक ही है लेकिन ये दो में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा हो गए तो सीधी सी बात है कि NaCl की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा रही होगी, NaCl की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा रही होगी। तो यह था भाई हमारा कि NaCl की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा रही होगी, ठीक है। तो देखिए यहां पे इसका आंसर, one molecule and one formula of NaCl unit cell produce two ions after dissociation. Glucose does not dissociate or ionize, hence it remains as one particle. Therefore, solution containing NaCl experience greater colligative property. ठीक है, और भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे आगे जाके, है ना। अब ये कोई एक MCQs आ गया है भाई, इसको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं, उसके बाद हमारी दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। Which one do you think among these कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, विच वन यू डू थिंक अमोंग दीज टू बी अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो यार, बॉइलिंग पॉइंट कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वेपर प्रेशर कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखो ये जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इनमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आ जाओ भाई हमारे पास जो है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, है ना, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? देखिए भाई, ये हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहली मैं पढ़ा चुका हूं आपको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वही थी। सेकंड हम बात करते हैं हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो यार, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्यों होगा? सबसे पहले तो हम भाई बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं ना। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है भाई? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जहां पे आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो ये आप लिख सकते हैं द टेम्परेचर ना, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर at which vapor pressure of solution is equal to है ना एक्सटर्नल प्रेशर, है ना एक्सटर्नल प्रेशर। अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, है ना, जो हमारा वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा उसी को हम बोलेंगे हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब दूसरी बात ये है, अगर एक बात और सुनना, अगर ये एक्सटर्नल वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ये बात भी ध्यान में रखना, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाए तो
तो इसको बोला जाएगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? एनबीपी। एनबीपी का मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जब आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो जो टेम्परेचर रहा होगा उसे बोला जाता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के केस की अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता होगा कि वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। चलो जी, ये तो हमने वेपर प्रेशर के टर्म में बात की। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहां पे करेंगे कि जो आपका वेपर प्रेशर होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीपी। जो वेपर प्रेशर वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा कैसे जी? समझाएं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि जो आपका वेपर प्रेशर होता है ना वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देख लीजिए भाई, देखो एक बात और मैं आपको बता दूंगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब 1 एटीएम होता है, और 1 एटीएम को ही मैं 760 mm ऑफ HgB लिख सकता हूं, 760 mm ऑफ HgB लिख सकता हूं। तो ये एक ही बात है भाई, ध्यान में रखिएगा इसका मतलब। और यहां पे इस है ना, इस प्रेशर पर जब आपका वेपर प्रेशर इसके इक्वल होता है तो वहां पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आता है। अब ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, ऐसा मैंने क्यों बोला कि जो वेपर प्रेशर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक है जिसका वेपर प्रेशर है 2 mm ऑफ Hg, है ना, 2 mm ऑफ Hg, और एक मेरे पास है जिसका है 400 mm ऑफ Hg। मेरे पास दो सॉल्यूशन है यहाँ पे, है ना। फॉर एग्जांपल ये A सॉल्यूशन है और ये मेरा B सॉल्यूशन है ना। तो ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर आपको गिवन है। अब आपको इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचाना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले तो 76 mm ऑफ Hg, है ना, 76 mm ऑफ Hg पे आपको इसको पहुंचाना है। तो आप बताइए किस केस में टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा? अब देखो भाई, यहां से हमें 200 से कहां पे पहुंचना है? यहां पे। सीधी सी बात है, कोई भी बच्चा बताएगा कि यहां पे टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, है ना, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। और 400 से 700, अरे डिफरेंस ही देख लो, यहां पे टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अरे बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर ही होता और कुछ नहीं होता, है ना, बस वो वेपर प्रेशर के टर्म में उसकी डेफिनेशन अलग हो गई। ठीक है, तो देखो भाई 200 से यहां पे इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो देखो इसका वेपर प्रेशर अगर कम था, इसका वेपर प्रेशर अगर कम था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था। यह पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, है ना, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेगा 1 मार्क्स का। तो इस बात की जरूर ध्यान में रखिए कि जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो जी, ये आपने बेसिक बातें बताई, बहुत अच्छा लगा, समझ में आई। लेकिन इनका यूज क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आ जाओ भाई, अगर आप ये समझ गए तो अब आपको एलिवेशन वाला भी जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। पहले ये बेसिक समझाना जरूर था। अब देखो को क्या होता है भाई, मेरे पास मान लीजिए ये प्योर सॉल्वेंट था, है ना, मेरे पास ये क्या था, कोई एक प्योर लिक्विड ए था। अगर ये मेरा कोई प्योर लिक्विड ए था तो इसका कोई ना कोई क्या रहा होगा, टीबी नोट। इस टीबी नोट का मतलब समझ जाइएगा क्या होता है। इस टीबी नोट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, यानी कि इस प्योर लिक्विड का कोई ना कोई क्या रहा होगा, बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो सीधी सी बात है कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला होगा। तो इसके अंदर आपने यहां से कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। कैसा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोले तो कुछ इस प्रकार से आपने ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब जो इसका टेम्परेचर होगा वो होगा टीबी। इस टीबी का मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन बन चुका है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो भाई, आप मुझे ये बात बताएं कि देखिए पहले वेपर प्रेशर ज्यादा था। देखो ये जो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखो अब जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाला था,
जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाला था, सीधी सी बात है ज्यादा वेपर बन रहे थे। अगर ज्यादा वेपर बन रहे थे तो टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर कम था, क्योंकि ज्यादा वेपर बनेंगे तो टेम्परेचर कम होता है। ठीक है जी। अब आपके जैसे ये नॉन वोलेटाइल है, इसने सरफेस को घेरा, वेपर कम बने तो वेपर प्रेशर लोअरिंग हुआ था। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी। अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर तो बड़ा होगा ना। इसका मतलब जो ये टीबी आया है ना, देखो ये जो टीबी नोट था, यानी कि ये जो आपका प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट था, जब आपने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज कर गया होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया होगा, और इसी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूं अभी। इसी को हम क्या कहते हैं यहां पे, डेल्टा टीबी। क्या कहते हैं, डेल्टा टीबी। और ये जो डेल्टा टीबी है ना, ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना कि बॉइलिंग पॉइंट। ये डेल्टा टीबी क्या है, इसी को कहा जाता है एलिवेशन इन बीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये किसके इक्वल होगा? अरे कैसे पता लगेगा कि कितना बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हुआ है? अरे भाई जो बड़ा है वो आगे लिख दो, और जो आपका प्योर था वो यहां पे लिख दो। तो दिस इज डेल्टा टीबी। इसी को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैं इसको ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर देता हूं, तो देखिए पहले ये डेफिनेशन आ रही है, इसको देख लेते हैं एक बार। हालांकि मैंने आपको पढ़ा दी है काफी अच्छे से। देखिए, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अब देखिए यहां पे ग्राफ से समझेंगे। थर्मामीटर आप सभी को पता है, थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, ये हमें पता है। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इथेनॉल का, यानी कि अल्कोहल स्पेशली ना, इथेनॉल का कम होता है थोड़ा सा। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ हमें समझना है जी, ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, एक फॉर्मूला भी लिखवाया था कि भाई वेपर प्रेशर है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, है ना। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज किया था। वेपर प्रेशर वाले लेक्चर में मैंने बताई थी। और वहां पे जो हमने ग्राफ पढ़ा था, वहां पे हालांकि मैंने ग्राफ बताया नहीं था, लेकिन मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी, याद हो तो। लोग ऊपर मैंने लिखवाया था वेपर प्रेशर 2 बाई में वेपर प्रेशर 1 इक्वल टू, ऊपर मैंने लिखवाया था डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन, फिर टेम्परेचर। तो भाई वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ आता है वो एक्सपोनेंशियली आता है। वो कुछ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है ना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, ऐसा वो ग्राफ आता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई, अब ये हमारा वेपर प्रेशर और ये हमारा टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो यहां पे इससे क्या समझना है इस ग्राफ से, तो ये वाला जो ग्राफ बना रखा है ये भी वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में बना रखा है। अब देखिए ये भाई मेरा स्टार्टिंग में क्या है कि प्योर सोलवेंट है, ये मेरा क्या है स्टार्टिंग में कोई प्योर सोलवेंट है। तो यहां पे कोई एक ऐसा देखो है ना, प्योर सोलवेंट है। अब आपने टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो, एक ऐसा टेम्परेचर आ गया, मान लो एक ऐसा टेम्परेचर आ गया जहां पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, है ना। हमारा एक ऐसा टेम्परेचर आ गया जहां पे ये जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गई। फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूं भाई, यहां पे मान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गई। इसका मतलब इसके ऊपर जो टेम्परेचर रहा होगा, इस टेम्परेचर को क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे टीबी नोट, है ना। इसको क्या नाम देंगे? टीबी नोट। ये अभी सॉल्वेंट की बात की जा रही है। अब जैसे ही आपका सॉल्यूशन है ना, अब जैसे ही आपका सॉल्यूशन बना, आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, अब क्या हो जाएगा? इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे नीचे से जाएगा। इसका ग्राफ जो आएगा वो नीचे से जाएगा। क्यों? क्योंकि कम हो जाएगा ना भाई, वेपर प्रेशर कम होगा, ये बात तो मानते हो। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, उसकी सरफेस पे सॉल्यूट आ गया, तो उससे वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम हो गया। ठीक है, अब वेपर प्रेशर कम हो गया। अब देखो भाई, इस सॉल्यूशन का भी तो कोई ऐसी एक स्टेज आएगी कि इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, है ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि वो यहां पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो इस यहां पे जो आपका रहा होगा उसे अब हम क्या कहेंगे?
टीबी। तो टीबी नोट से टीबी देखो इंक्रीज, ये वाला जो गैप होता है ना, इन दोनों के बीच में जो ये गैप होता है इसी को कहा जाता है डेल्टा टीबी। इसी को क्या कहा जाता है? डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस ग्राफ में भी बस यही बताया गया है। इस ग्राफ में द वेपर प्रेशर, देखिए यहां पे द वेपर प्रेशर कर्व फॉर द सॉल्यूशन लाई बिलो द कर्व ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर से कम। देखो सॉल्यूशन की कम आएगी क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। द डायग्राम shows that delta TB denotes the elevation of boiling point of a solvent in a solution। तो ये एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, आई बात समझ में सभी को इस ग्राफ से? The above figure indicates that the variation of vapor pressure of pure solvent and solution as the function of temperature, दोनों टेम्परेचर के फंक्शन है, मैंने बताया भी था आपको। The vapor pressure of an aqueous solution of sucrose is less than this at this, वो कम होता है ये बताया गया है। In order to make this solution boil, it should be heated more, temperature of the solution should be raised। अब देखो भाई ये बता रहा है कि इसका कम होता है, तो इसको हमें बॉईल करवाने के लिए है ना, इसको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब हमारे पास देखिए, देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और भाई मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे दूंगा आपको डेली लाइफ का। एक आपने प्योर वाटर लिया, उसको आपने गर्म करना है, उसको आपने उबालना है, ठीक है। एक आपने चाय बनानी है। अब मुझे बताओ, पानी जो प्योर पानी है वो ज्यादा उसके भाप जल्दी बनने लग जाती है, वो जल्दी बॉईल होने लग जाता है। और चाय में आपने चीनी भी डाली है, उसके अंदर चाय पत्ती भी डाली, उसके अंदर मसाला वगैरह भी डाला होगा, तो वो बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो बस यही कहानी समझ लो, है ना। पानी आराम से जल्दी बॉईल हो जाएगा, है ना। और जब उसके अंदर आपने शुगर डाल दी, स्पेशली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो उसको बॉईल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। उसको बॉईल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो प्योर का कितना था, प्योर में कितना दिया, और वो डालने के बाद कितना दिया, है ना, डालने के बाद बड़ा है, तो इन दोनों का जो गैप होता है उसी को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसी को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे कुछ नोट, सिमिलर to lowering vapor pressure, elevation in boiling point also depend upon the number of solute molecule। बिल्कुल सही है भाई यहाँ पे, है ना। वो तो the solution of 1 mole of sucrose is this delta TB। इसका प्योर का हो गया भाई यहाँ पे डेल्टा, इसी को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन। तो इसमें एक बात जो आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है ना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ से। तो ये क्या यहाँ पे तो गलत लिखा हुआ ना शायद इन्होंने, इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे भाई ये आना था, यहां पे देखो यहां पे आएगा, यानी कि इसको आप लिखना चाहें इसको हटा दो। जो डेल्टा टीबी होता है वो किसके इक्वल होता भाई? यहां पे होता है आपका टीबी ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पे होता है टीबी नोट यानी कि प्योर का। तो ये हमारे पास होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बताया मैंने आपका कि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो यहां पे हम बात करेंगे मोलैलिटी की, कि जो आपका डेल्टा टीबी होता है, जो आपका डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम, है ना। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम मोलैलिटी के। और इस जब साइन को हटाते हैं यहां से, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आ जाता है? यहां पे हम एक कांस्टेंट रखते हैं जिसका नाम होता है के बी, जिसका नाम होता है के बी, और यह आ गया आपका एम। इस के बी का नाम होता है भाई, इसे बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना। पहला तो इसका जो नाम होता है इसे बोला जाता है आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसी का दूसरा नाम होता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लियो, यह आपका दूसरा जो इसका नाम हो जाएगा वो होगा इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये दो बातें होती हैं। इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ले, इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ के बी, तो भाई वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है जब आपके सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 मोलल हो, है ना। जब आपके सॉल्यूशन की मोलैलिटी, है ना, जब आपने इस m की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो उस दौरान, है ना, 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा kb होता है। और इस kb की
वैल्यू कांस्टेंट होती है, इस Kb की वैल्यू कांस्टेंट होती है। स्पेशली वाटर के लिए तो हमें याद रखनी है कि इस Kb की वैल्यू 0.52 होगी, 0.52 होगी वाटर के लिए। ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है। हो सकता है कि एग्जामिनर आपको एग्जाम में दे, अगर ना दे तो हमें इसकी यूनिट क्या होगी, है ना। देखो भाई ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस या केल्विन में रही होगी, और ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी की यूनिट बताई हुई है मोल पर ग्राम, मोल पर ग्राम इसकी यूनिट रही होती है। तो इसको अगर आप देखोगे तो इसकी यूनिट आएगी केल्विन, है ना, केल्विन, उसके बाद ग्राम पर मोल, केल्विन ग्राम पर मोल इसके यूनिट आएगी। या फिर आप डिग्री सेल्सियस में भी आप इसको ले सकते हैं। Kb कांस्टेंट होता है और वाटर के लिए इसकी वैल्यू ये होती है। अब इस फार्मूले को आगे फर्दर सोल्व करते हैं, काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो डेल्टा Tb होता है वो किसके इक्वल होता है, Kb के इक्वल होता है, इनटू में आपका इस m के इक्वल होता है। इस m को अगर आप थोड़ा सा और ओपन करके लिखें तो क्या हो जाएगा, तो देखो ऊपर मैं लिख सकता हूं Nb, है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे मैं क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ सोलवेंट। अगर ये ग्राम में आपने लिया होगा तो ऊपर इसकी मल्टीप्लाई 1000 से करोगे। इसको भी मैं अब क्या लिख सकता हूं, इसको मैंने लिखा वेट ऑफ सोलवेंट और नीचे लिखा मोलार वेट ऑफ सोलवेंट। अब देखो भाई यहां से भी, है ना, बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि किसी भी अननोन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, किसी भी अननोन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलार मास निकलवाया जाएगा, है ना। आपसे बोलेंगे कि मोलार मास क्या होगा, है ना, सब आपको सारा डाटा आपको दिया जाएगा। अभी मैं न्यूमेरिकल भी सोल्व करवाऊंगा इस Kb के लिए। अगर इस Kb की वैल्यू भी निकालनी हो तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, वो भी मैं आपको नोट करवा दूंगा। हालांकि सिलेबस में मतलब ही नहीं है कि हमसे ऐसा कुछ वो बनवाएगा पूछेगा, ठीक है भाई। ये फार्मूला था। तो यहां पे देखिए, द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैव शोन दैट डाइल्यूट सॉल्यूशन elevation in boiling point delta Tb is directly proportional to molar concentration, molality, ये मैंने आपको बताया। तो यहां से देखिए, है ना, Kb इज नोन एज एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां पे स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी से है, इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल इसकी यूनिट आ जाएगी, किसकी, Kb की। इसकी डेफिनेशन क्या होती है मैंने समझाया। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई थी आपको, है ना। तो इसके बारे में हम बात यहाँ पे आगे कर लेंगे। तो यहाँ पे भाई वही है कि फाइनल फार्मूला, है ना, ये फाइनल फार्मूला हमारा आ गया है, ये फाइनल फार्मूला हमारा आ गया है। इसका मतलब ये वही है, इसका मतलब देखो ये है आपका मोलार मास ऑफ सोल्यूट, है ना, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो एक्सपेरिमेंटल यूज है वो ये है, कोई भी अननोन कंपाउंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसका मोलर मास, ये Kb इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये वेट ऑफ सोल्यूट जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना, ये आपका वेट ऑफ सोलवेंट, और ये डेल्टा Tb एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है फार्मूला, याद होना चाहिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। टू फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट M2, वेट ऑफ सोल्यूट, ये सारी डाटा यहां पे आपको गिवन। अब देखो भाई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, उनसे मजा आएगा, आपको पता लगेगा कि हाँ। देखिए भाई क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहां पे 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम है ग्लूकोज। अब जैसे ही ग्लूकोज आ गया इसका मतलब ये हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। तो पता लग गया कि ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिजोल्व किया गया है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन इसके अंदर स्क्वैक पैन के अंदर। एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉइल्स एट दिस बार, ठीक है। तो यहां पे आपको ये क्या गिवन है भाई, व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉइल्स एट दिस इफ Kb ऑफ द वाटर इज दिस। तो Kb भी आपको वाटर का गिवन है। तो देखो यार इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा Tb, और इसी को मैं किसके इक्वल लिखता हूं, Tb माइनस में Tb नोट, और ये किसके इक्वल आ जाता है, Kb, और यहां पे मैं क्या लिखता हूं, मोलैलिटी, यहां पे मैं क्या लिखता हूं, मोलैलिटी। तो देखो यार
इसके आपको इसके मोल निकाल लोगे, गिवन वेट बाई में मोलिकुलर वेट, और इसका वेट आपको दे दिया तो मोलैलिटी तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, केबी की वैल्यू भी आपको दे दी। अब आपसे बोल रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर, ये इसके किस टेम्परेचर पे प्रेशर इतना हो जाएगा, 1 बार का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वो सॉल्यूशन है ना, वो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉइल्स एट दिस, है ना। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि अब वाटर कितने पे बॉईल करेगा। अब देखो ये तो हमें पता ही होता है, ये तो हमें पता होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, और इसको केल्विन में लिखना चाहो तो केल्विन में हम लिख लेंगे। अब हमें ये निकालना जी, हमसे टीबी निकालने के लिए बोला है कि इस टीबी को निकालिए, वो आप टेम्परेचर निकालिए जब इसके ऊपर वाटर बॉइल्स करेगा। तो देखो यहां से अगर आप बात करोगे, केबी की वैल्यू मोलैलिटी निकाल लेते हैं, 18 को डिवाइड कर दीजिए, 18 को डिवाइड कर दीजिए 180 से, है ना, क्योंकि ग्लूकोज का 180 होता है, तो यहां से 0.1 मोल आ जाएंगे, 0.1 मोल, और 0.1 मोल डिवाइड बाय 1 किलोग्राम करोगे, इसका मतलब यही हमारी मोलैलिटी आ जाएगी। तो यही हमारी मोलैलिटी, ये केबी की वैल्यू कितनी है भाई, 0.52, और मोलैलिटी कितनी होगी आपका 0.1। ठीक है, ये दोनों आ गई, यहां से इसको प्लस कर देंगे तो ये जो आएगा आपका 0.052, और इसके प्लस में क्या कर देंगे, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में बात करोगे तो इतना हो जाएगा, इसको ऐड कर देना, ये आपका टेम्परेचर आ जाएगा। अभी मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं। तो देखिए भाई, सबसे पहले ये वाला फार्मूला यूज, मोलैलिटी निकाली तो मोलैलिटी उतनी आई जितनी मैंने निकलवाई आपको, 0.1 मोलाल। ठीक है, तो ये आ गई। उसके बाद हमें ये हमारा फार्मूला था, है ना, ये हमें पता है यहाँ पे, है ना, इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया आपका डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है, टीबी माइनस में टीबी नोट। हाँ, अब बस वहां पे जो हमने मिस्टेक की उसको नहीं करना है, वहां पे जो मैंने मिस्टेक की या आपको भी नहीं करनी है, वहां पे जो डेल्टा टीबी है वहां डिग्री सेल्सियस में लिखा, है ना, डिग्री में नहीं लिखना, क्योंकि जो केबी की वैल्यू वो केल्विन में गिवन है, केबी की जो वैल्यू वो केल्विन में गिवन है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। आप सभी को पता होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273.15 होता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जी, ये हमारा क्वेश्चन था, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। तो ये एक आपका न्यूमेरिकल था। अब एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से लिया मैंने, उसका भी डिस्कशन करेंगे। देखिए क्या कहना जा रहा है यहाँ पे, देखिए, हाउ मच ऑफ सुक्रोज is to be added in 500 gram of water that is boiled at 100 degree Celsius if the molar elevation constant of water is this and the boiling point of the at इतने प्रेशर पे ये रहा जी। देखो यार, इसमें आपसे कितना सुक्रोज का वेट पूछा है, वेट मोलार। क्वेश्चन क्या, पहले तो सारी चीजें जो भी आपको गिवन वो लिख लिया करो। जैसे हमें पता है कि टीबी ये आपका हो गया इसके इक्वल, यहाँ पे के भी आता है, यहाँ पे मोलैलिटी है ना, यहाँ पे मोलैलिटी, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, यस, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या आपको ये गिवन है ना, तो देखिए, बॉइल्स एट 100 डिग्री, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखो अब यहाँ पे ये जो है ना, इसकी वैल्यू आपको दे दी कितनी, डिग्री सेल्सियस में, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273.15 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये 372.78। अब देखो केबी की वैल्यू मैंने लिखी 0.52, और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, टीबी में से, किसमें से, 100 में से माइनस करना, 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको भी कन्वर्ट कर लेना किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो केल्विन के अंदर करोगे तो 373 आ जाएगा, या इस केस में करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि डिफरेंस सेम ही आएगा, डिफरेंस सेम आएगा, ये डिफरेंस सेम आएगा, यहां से करने की भी जरूरत नहीं। तो देखो करके देख लेना भाई, अगर आप चाहते हो तो करके। तो देखो अगर आप 100 में से माइनस कर लो, चाहे इसको, किसको, 99.63 को, तो जो आएगा 7, और यहां से जो आएगा 3, यहां से जो आएगा 00, ठीक है, क्या आएगा 0.37, ये आया है 0.37, क्या, डेल्टा टीबी। अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करके देखोगे तो भी इतना ही आएगा कि 373 है,
373.15 में से अगर आप 372.78 माइनस करोगे तो ये देखो वो भी आपका सेम ही आ जाएगा, वो भी आपका सेम ही आ जाएगा। ठीक है, ये सेम आएगा, ये वैल्यू हमें पता है। और अब हमें मोलैलिटी का मतलब क्या होता है ना, ऊपर आएगा वेट ऑफ सोल्यूट। यहां पे अगर आपका ग्राम में है भाई देखो, तो यहां पे 1000 और यहां पे आप क्या लिखोगे ना 500 ग्राम, और यहां पे नीचे क्या लिखोगे मोलार मास ऑफ सुक्रोज। अगर आपको पहली क्लास याद हो तो 342 होता है, कितना 342। ठीक है, तो ये इससे 2 पे जाएगा, ये इससे 2 पे जाएगा, और इसके बाद इन 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएंगी। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएंगी, ये पूरा इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 37 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और इसको डिवाइड करेंगे किससे 52, और इसको 2 से, ये 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, यह हो जाएगा भाई आपका ये रहा। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे इसको हमने फर्दर सोल्व कर लेना है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को आप देख लीजिएगा। तो देखो यार, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना। जब भी आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो तो डिफरेंस सेम ही आएगा, चाहे केल्विन में लेना चाहे डिग्री सेल्सियस में लेना। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि आपका एनसीईआरटी में गिवन था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका हम डिस्कशन करते हैं, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें होता क्या है भाई, इसमें आपका ये होगा कि पहले आपके पास अब क्या था, देखिए समझिएगा, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, तो पहले आपके पास क्या था, कोई प्योर था, क्या था आपका, कोई प्योर लिक्विड था। ठीक है, प्योर कोई लिक्विड था, इसका कोई ना कोई फ्रीजिंग पॉइंट तो रहा होगा, है ना, जिसे मैं TF बोल देता हूं। TF का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, है ना, प्योर लिक्विड। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया है, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या डाल दिया है, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है। उसके बाद जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, TF होगा। क्या होगा, TF होगा। TF का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TF का मतलब ये होता है। ठीक है, अब इस फ्रीजिंग पॉइंट ना FP, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो भाई फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन की अगर बात करोगे तो ये वो टेम्परेचर होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जहां पे आपके लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे होता है ना। तो ये वो टेम्परेचर होता है जहां पे सॉलिड और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो आपका इक्विलिब्रियम पे होता है। ठीक है, ये वाली बात है। अब देखो यहां पे नाम से पता लग रहा है कि डिप्रेशन हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट पहले प्योर का जितना था उससे कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है, आपने नॉन वोलेटाइल। आओ इसका डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, salt is added to ice, lower its freezing point in the winter season all over the world and India in Jammu and Kashmir, as lots of ice formed on the streets leading to halt in the transportation of publication, food material and other। देखो आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल सुना होगा, अगर नहीं सुना तो सुन लेना भाई। देखिए, जब भी जहां पे भी बर्फ होती है, बर्फ को पिघलाने के लिए हम नमक का यूज करते हैं, किसका, सोल्ट डाला जाता है। जैसे ही आप बर्फ के ऊपर सोल्ट डालोगे तो क्या हो जाता है, वो पिघल जाती है, वो पिघल जाती है। ठीक है, जिसके ये बताया गया है। अब इसका क्या मतलब है जी, भाई सोल्ट का मतलब है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने वाटर के अंदर डाल दिया, जिससे उसके जो है फ्रीजिंग पॉइंट वो डिप्रेस कर गए, कम हो गए। तो वी नो दैट वाटर फ्रीज, हमें सभी को पता है कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पे फ्रीज हो जाता है, या है ना। व्हेन इट इज एडेड टू सोल्ट, जब आपने ये सोल्ट डाला, कैन रिड्यूस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इंस्टेड ऑफ वाटर बीइंग फ्रोजन एट दिस। तो वो इतने पे फ्रोज नहीं होता, उसको क्या कर देते, कम। It freezes much below 0 डिग्री सेल्सियस with the NaCl the temperature falls this। तो टेम्परेचर इतना कम हो जाता है,
ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड, इसको हम समझते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड फॉर्म ऑफ द लिक्विड बिगन सेपरेट और आउट ऑफ द लिक्विड। एट दिस टेम्परेचर सॉलिड और लिक्विड फेज ऑफ द लिक्विड विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये वो टेम्परेचर होता है जहां पे सॉलिड और लिक्विड फेज टेम्परेचर पे होते हैं, इक्विलिब्रियम पे होते हैं, ठीक है। When a liquid is added to a non-volatile solute, the vapor pressure it's decrease। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब भी आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे उसका वेपर प्रेशर कम होगा, बिल्कुल सही बात है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन काज द लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर्ड टू द प्योर सोलवेंट। देखो, अब देखो एक बात है, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर कम हुआ, या फिर आप ऐसे बोल लो कि जब आपने नॉन वोलेटाइल डाला तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब यहां पे अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। तो जो प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट था ना, है ना, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक आपके पास प्योर वाटर है, ठीक है, उसको आपने जमाना है, और एक आपने प्योर वाटर के अंदर कोई मिट्टी डाल दी फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपने उसके अंदर चीनी डाल दी। अब ये बताइए कि जल्दी फ्रीज कौन होगा? तो आप सारे कहेंगे जी वाटर जल्दी फ्रीज हो जाएगा, है ना। और लेट तक फ्रीज कौन होगा? तो आप कहोगे कि लेट तक, जब आपने शुगर डाली वो लेट तक फ्रीज होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही ना। बस सेम कंसेप्ट है यहाँ पे, यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर का ज्यादा है, उसके बाद उसका कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट की बात चल रही है, माइनस में चला गया, ठीक है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका मतलब ये है यहां से वी नो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इन द सॉलिड फेज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। तो देखिए यहां पे ये आपका एक ग्राफ है, इसको समझते हैं काफी अच्छे से। देखो, सबसे पहले यहां पे हमने ग्राफ बनाया वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो इसमें अगर आप ग्राफ बनाओगे सबसे पहले, ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया गया है, जब आपका वो फ्रोजन सॉल्वेंट था, है ना, ये जो रेड है फ्रोजन सॉल्वेंट है। फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब वो सॉलिड है, वो क्या आपका सॉलिड है, ठीक है। तो ये रहा। अब यहां पे आपका जैसे ही आपने लिक्विड सॉल्वेंट, है ना, तो यहां पे आपको 3 ग्राफ नजर आ रहे होंगे। अब देखो 1 मिनट भाई, ये आपका सॉलिड था, ठीक है, ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट हो गया, और ये वाला पॉइंट कौन सा? ये वाला पॉइंट, समझ पा रहे हो कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट, यानी कि वो वेपर प्रेशर। देखो, जब आपका ऐसा वेपर प्रेशर, जब आपकी सॉलिड और लिक्विड सॉल्वेंट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में चले जाएं, उसको बोला जाता है डेल्टा टी एफ, यानी कि प्योर का, यानी कि वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि इस पॉइंट पे ये दोनों किस में है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही आप सॉल्यूशन की बात करोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या हो जाएगा? देखिए, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। पहले वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही नॉन वोलेटाइल डाला वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। वेपर प्रेशर डिक्रीज किया तो यहां पे फिर एक कोई पॉइंट तो आएगा ना, जहां पे ये फ्रोजन और इस सॉल्यूशन के बीच में क्या आएगा? वेपर, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो इस पॉइंट को बोला जाएगा डेल्टा टीएफ, और इस टीएफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये प्योर का था और ये किसका था? सॉल्यूशन का। क्या कम हो गया? क्या यहां से यहां टेम्परेचर कम हो गया? यस, इसी को बोला जाता है, इस डेल्टा टीएफ को ही बोला जाता है एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां से क्या निकल गया? यहां से अब ये देखो, जो डेल्टा टीएफ होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम मोलैलिटी के, और जो ये डेल्टा टीएफ होता है यहां पे हम एक कांस्टेंट लिखते हैं जिसे हम केएफ बोलते हैं, जिसका नाम होता है ना मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। जिसका नाम क्या होता है? इस केएफ का नाम होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। या फिर इसी का दूसरा नाम होता है क्रायोस्कोपिक, ना, इसी का दूसरा नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसी का दूसरा नाम होता है, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन, तो ये वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, 1 मोलल सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो यही होता है, और इसकी वैल्यू वाटर के लिए फिक्स होती है ना। वहां पे 0.52 थी, वो केबी की थी। केएफ की वैल्यू जो होती है वाटर के लिए वो फिक्स होती है, वो होती है 1.86
1.86 ये वैल्यू फिक्स होती है। बाकी सारी बात हमें ध्यान में रखनी है। अब बात इस डेल्टा टीएफ की आती है ना। देखो इस डेल्टा टीएफ में अब क्या आता है, जो डेल्टा टीएफ होता है उसमें प्योर का पहले आता है। बच्चे अक्सर इसी में मिस्टेक कर जाते हैं। तो जो प्योर सोलवेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट यहां पे और उसके बाद डेल्टा टीएफ। अगर आप बॉइलिंग से कंपेयर करो ना इसको, तो बॉइलिंग में क्या आ रहा था, डेल्टा टीबी में पहले टीबी उसके बाद टीबी नोट था। यहां पे आपका टीबी नोट पहले है उसके बाद सॉल्यूशन का है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होने वाली। यहां पे इसकी यूनिट भी सेम रहेगी, इसकी केल्विन सेम यूनिट रहेगी दोनों की, है ना। मोलर की जो थी एलिवेशन की वही इसकी है। तो यहां पे देखिए डायग्राम बता रहा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, यहां से यहां डिक्रीज कर गया, इसी को डेल्टा टीएफ बोलते हैं, है ना। फ्रॉम द फिगर क्लियर दैट सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट वेपर प्रेशर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर। तो ये सब वही बातें जो मैंने आपको समझाई, ठीक है। तो यहां पे देखो अब फॉर्मूला सोल्व किया गया है, यहां से सारे मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, केएफ जिसे हम मोल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, सेम यूनिट हो जाएगी इसकी। मोलैलिटी क्या होती है, पूरा फार्मूला, ठीक है। अब देखो भाई अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से कि जो डेल्टा टीएफ होगा वो किसके इक्वल होगा, के एफ के इनटू में आप यहां पे क्या करेंगे, ये करेंगे इनटू में 1000 करेंगे, इनटू में यहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम करेंगे, और यहां पे आप मोलार वेट ऑफ सोल्यूट, मोलार वेट ऑफ सोल्यूट। बस ये है जी अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है जी। तो आओ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई एग्जांपल द टेबल कंटेनिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिवेशन कांस्टेंट एंड फ्रीजिंग। तो यहाँ पे दिखाए गए हैं भाई, देख लीजिए ध्यान से, इनको याद रख लीजिए। जैसे वाटर के लिए, अगर आप वाटर के लिए देख पा रहे हो, जो बॉइलिंग पॉइंट जब इतना हो तो उसकी केबी की वैल्यू ये रही, है ना, उसकी केबी की वैल्यू ये रही, और फ्रीजिंग पॉइंट इतना होता है वाटर के लिए और उसकी के एफ की वैल्यू ये रही। ये दोनों तो आपको याद रखनी है क्योंकि ज्यादातर केसेस में यही पूछी जाती है। बाकी की भाई देखो, बाकी के आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये याद रखने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, एग्जामिनर देगा। हालांकि मैं आपको एक फार्मूला भी बता देता हूँ, कभी अगर निकलवाना पड़ जाए तो वो अभी आगे आ जाएगा फार्मूला। उससे पहले हम करते हैं जी कुछ क्वेश्चन, है ना। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वो फार्मूला देखेंगे किस फॉर्मूले की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, आ जाइए भाई डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से पूछा गया है आपसे, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल वाज मिक्स टू 60 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट, यहां पे केएफ की वैल्यू दे दी। आपसे बोला गया कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, केएफ की वैल्यू निकालिए। केएफ की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, केएफ की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है ना। अब आपको निकालना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में। तो इसकी वैल्यू तो वही हो जाएगी भाई, वाटर के लिए फिक्स ही होती है केएफ की वैल्यू, तो केएफ की वैल्यू यही हो जाएगी पहले वाले में। तो अब आपसे देखिए फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब समझ रहे हो क्या, यानी कि अब आपसे ये डेल्टा टीएफ पूछ रहा है, डेल्टा टीएफ। अब देखो क्या क्या चीजें गिवन है। हमें पता है कि जो हमारा डेल्टा टीएफ होता है वो इक्वल होता है के एफ के इनटू में एम के, मोलैलिटी के, ठीक है। तो सबसे पहले, और ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा टीएफ माइनस में यहाँ पे ये वाला, है ना, और माइनस में टीएफ वाला। केएफ की वैल्यू 1.86 हो जाएगी। मोलैलिटी हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, 45 ग्राम। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है भाई, इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फार्मूला होता है वो होता है CH2CH2, यहाँ पे भी लगा दो OH, यहाँ पे भी लगा दो OH, इसको बोला जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो इसका मोलार मास कितना हो जाएगा, 2 कार्बन है और 2 कार्बन का 24, 2 कार्बन का 24 और 6 यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। 30 में ऐड करोगे, 30 में ऐड करोगे 32, 62 हो जाएगा। कितना, 62। तो 45 को, सबसे पहले 45 को डिवाइड करेंगे किससे, 62 से, है ना। 62 करेक्ट है भाई मेरे हिसाब से, तो मुझे सही लग रहा है। 6 और ये 30 हो गया एंड 32, 30, ठीक है, ये रहा। तो ये मोल आ गए किसके, सोल्यूट के। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 600 ग्राम से, किसके,
600 ग्राम से, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्यों? ताकि हमारी मोलैलिटी आ जाए। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये 62 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 पे अगर आप कट करोगे यहाँ पे ये 2 पे जाएगा, 3 पे अगर आप इसको कट करोगे तो ये 15 पे जाएगा, ठीक है। 2 पे कट करोगे तो ये 5 पे जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग आपका 75 में 62, ये इसकी मोलैलिटी आ गई, ये इसकी मोलैलिटी यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट कर दो इसको, ठीक है। अब ये देखो यहां से ये पूरा 3 पे जा रहा है, यहां से ये पूरा 3 पे जा रहा है, तो इसे मैं 0.03 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये इतना, ठीक है, 2 पॉइंट। ये इसके अंदर अब क्या करना है, हमें निकालना है ये वाला, हमें ये वाला प्योर तो हमें पता ही होता है 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बस ये आपका, इसको आप यहां पे लेके जाओगे तो बस यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे ये क्वेश्चन निकालना था। अभी इसका आंसर मैं आपको दिखा भी देता हूं एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे यहाँ पे। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, सब कुछ यहाँ पे गिवन है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले ये देखो मोलैलिटी निकाली, आ गई, KF इंटू में मोलैलिटी की मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। उसके बाद जो डेल्टा TF आएगा ना, डेल्टा TF का मतलब होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन हमें सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो वो कैसे करोगे आप? अच्छा, वहां पे आपसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा था, कांस्टेंट नहीं पूछा था पहले में, ये पूछा था, कोई बात नहीं है। उसके बाद देखो इसमें से ये माइनस किया आपने, है ना, इसमें से 273.15 में से ये माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। केल्विन में आंसर निकालना है। ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो यूनिट ध्यान रखना वहां पे भाई, यूनिट की गड़बड़ी ना करना, यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। देखिए, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस बाय दिस, ओके, हाउ मच ascorbic acid is needed to dissolve in this solution। यहाँ पे आपको KF की वैल्यू गिवन है, ascorbic acid। अब ascorbic acid ऐसा ना हो भाई जिसका, है ना, जिसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो। अगर ऐसा ना होगा तो फिर हम इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। तो टू लोअर मच द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 75 ग्राम एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड यहाँ पे गिवन है। तो ये क्वेश्चन अभी सोल्व नहीं करते, क्योंकि भाई यहाँ पे जो आपका सोलवेंट आ गया उसका डिसोसिएशन होता है। यहाँ पे जो सोलवेंट, यहाँ पे सॉरी, जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया उसका डिसोसिएशन होगा। तो ये क्वेश्चन अभी सोल्व नहीं होगा आपसे, इसमें टाइम लगेगा आपका। उसके बाद यस, ये आपका सोल्व हो सकता है, ये आपका सोल्व हो सकता है। देखिए, 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, केन शुगर नॉन वोलेटाइल तो है ही, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है। इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट दिस, इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी दे दिया भाई आपका। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर इज दिस। कैसे करेंगे भाई, है देखो, सबसे पहले आपसे बोला कि 5% बाई मास, इसका मतलब कि यहां पे हमारे पास 5 ग्राम केन शुगर है, हमारे पास 5 ग्राम। केन शुगर क्या होता है भाई? सुक्रोज को बोला जाता है। केन शुगर कौन होता है? सुक्रोज। जो सुक्रोज होता है ना, वही हमारा केन शुगर होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर 5 ग्राम ये है तो 95 ग्राम आपका वाटर है। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, इसका सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, यानी कि डेल्टा TF जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है? 271 केल्विन आपको गिवन है, TF, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है, ये कंडीशन आपको दी, यहां पे क्या चीज अननोन लग रही है आपको? इसमें एक ही चीज अननोन लग रही है हमें, इसमें हमें एक ही चीज अननोन लग रही है, क्या? KF की वैल्यू, है ना। यहां से हमें KF की वैल्यू नहीं पता ऊपर वाले डाटा से। मान लो अगर आप इसको पुट भी करें, इसको अगर आप पुट करें तो क्या? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू में M, है ना, ये मोलैलिटी। देखो ये मोल गिवन है ना, ये भी गिवन है, मोलैलिटी तो आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। सॉल्यूशन का आपको गिवन है और प्योर वाटर का हमें पता होता है, ये भी निकल जाएगी। तो क्या यहां से हम KF की वैल्यू निकालेंगे? क्या यहां से हम KF की वैल्यू निकालेंगे? यस, यहां से KF की वैल्यू निकाल के, यहां से जो KF की वैल्यू निकलेगी उसको पुट करेंगे कहां पे? उसको पुट कहां पे करेंगे? देखना, अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है किसका? 5% ग्लूकोज का, ठीक है। अब जो सेकंड, ये पहला पार्ट था, है ना, पहला पार्ट मतलब अब आगे की कहानी कैसे कंप्लीट होगी? 5% बाय ग्लूकोज, तो यानी कि 5 ग्राम ग्लूकोज है, C6H12O6 है, ठीक है। अब यहां पे आपको
प्योर का यानी कि TF0 की वैल्यू भी दे दी है 273 है ना, 273 पॉइंट में ये ना भी दी होती तो हमें पता होता, कोई बड़ी बात नहीं होती। सोलवेंट यहाँ पे वाटर है, वही 95 ग्राम सोलवेंट है, यहाँ पे 95 ग्राम सोलवेंट है, वाटर है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए, यानी कि आपसे इस TF की वैल्यू यहाँ से पूछी जा रही है। तो क्या करोगे भाई, इसके लिए भी सेम मोलैलिटी, तो मोलैलिटी सेम आ जाएगी, है ना। मोलैलिटी बस यहाँ पे सुक्रोज था, यहाँ पे ग्लूकोज है, तो मोलैलिटी यहां से मोलैलिटी निकाल लोगे। यस, मोलैलिटी निकाली, तो क्या फार्मूला लगाओगे यहाँ पे, जो डेल्टा TF है वो किसके इक्वल, KF इंटू में मोलैलिटी। तो मोलैलिटी यहां से निकालोगे, ठीक है। KF की वैल्यू यहां से इस फार्मूले से जो KF की वैल्यू निकालोगे वो, और यहाँ पे आपका किसके इक्वल होता है, TB0 माइनस TF0 माइनस में ये आपको निकालना, और ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। यानी कि भाई बस इतनी सी बात थी कि यहाँ से जो KF की वैल्यू निकलवाई है वो कुछ यहाँ से यहाँ पे पुट करवानी। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको आप घर से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, इससे आप घर से ट्राई कीजिएगा। दूसरी बात भाई, कभी अगर आपको KB की वैल्यू, मैंने बताया था ना कि KB की वैल्यू अगर निकालनी हो तो KB बोले तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, अगर उसकी वैल्यू निकालनी हो KB की तो वो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। R का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T का मतलब होता है टेम्परेचर, है ना, बॉइलिंग, ये T टेम्परेचर हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, ये डेल्टा H होता है हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये हो जाएगा वेट। इससे आप KB की वैल्यू निकाल सकते हो। इसी प्रकार ऐसा फार्मूला KF के लिए भी होता है, तो डेल्टा TB का फार्मूला ये रहा यहाँ पे। इसी प्रकार KF, बस KF में क्या हो जाएगा, डेल्टा H फ्यूजन, है ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये इन दोनों का आपका ये आ गया KB इन द टर्म ऑफ ये, है ना, यहाँ पे ये जो LV लिखा हुआ है ये लेटेंट हीट होती है, ठीक है। तो ये था जी इस हमारे सेशन का एंड, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो LV का मतलब था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और LF का मतलब था यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये फार्मूले हैं, ये इतने कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, तो इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। तो ये था जी हमारे इस सेशन का एंड। इसमें हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमारी एक लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसी में हम ऑस्मोसिस को समझेंगे, उसी में हम रिवर्स ऑस्मोसिस को समझेंगे, उसी में हम आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएंगी। अभी के लिए इतना। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।